Narayan Hari. Hello students. Students, now prelims are over and many of you are now seriously preparing for the mains exams. Today we are going to discuss a question that was asked in mains exam 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. Besides this, I will upload videos on regular basis both from the prelims point of view as well as from the mains point of view also. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पूछा है ईयर 2021 मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है. अब इंटरेस्टिंग कैसे है ये कि इसमें आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस उस सारी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम की. इसमें हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड डिस्कस करनी है रूलर्स की. क्वेश्चंस क्या है? द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ द रूलर्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास टुगेदर गिव राइज टू बुद्धिज्म. हमें इसके ऊपर कमेंट करना है. तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है इसको सिंपल फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको बना लिया है. वो आपको समझने में ईजी हो जाएगा क्वेश्चन. कि क्वेश्चंस क्या बना है कि जो रूलर्स हैं, किंग्स, रूलर्स जो क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे, रूलर्स उनकी दो पावर्स हैं. एक तो पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल और उसके साथ इकोनॉमिक पावर है. तो उनकी जो पॉलिटिकल नीड्स हैं और इकोनॉमिकल नीड्स हैं वो मिलती हैं, प्लस करते हैं उनको मर्चेंट्स की जो ट्रेडर क्लास है इकोनॉमिक नीड से और उनकी स्टेटस नीड से. तो उसके बाद इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो इज इक्वल टू में क्या आता है? राइज ऑफ बुद्धिज्म. मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि हमने रूलर्स की पॉलिटिकल नीड्स को और इकोनॉमिकल नीड्स को प्लस कर दिया. किसके साथ? मर्चेंट्स की इकोनॉमिक नीड्स और स्टेटस नीड्स को. तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में हमें मिला राइज ऑफ बुद्धिज्म. तो राइज ऑफ बुद्धिज्म की जब अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है 6th सेंचुरी बीसी से. तो 6th सेंचुरी बीसी में पॉलिटिकल नीड्स, इकोनॉमिकल नीड्स क्या थी, रूलर्स क्या थे, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था 6th सेंचुरी बीसी का, और मर्चेंट्स की इकोनॉमिक नीड्स और स्टेटस नीड्स क्या होती थी, ये हम लोगों को डिस्कस करना है. और उन दोनों ने कैसे बुद्धिज्म को राइज किया, ये हमारा क्वेश्चन बनता है. तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रूलर्स हैं उनकी पॉलिटिकल नीड्स को हमें डिस्कस करना है. तो पॉलिटिकल नीड्स हैं क्या रूलर्स की? रूलर्स की नीड क्या है? पॉलिटिकल नीड क्या होती है? इंपीरियलिज्म. उसे अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को इंक्रीज करना है. और ये कौन सा पीरियड था? ये पीरियड था जब जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे थे और 16 महाजनपद बन चुके थे. तो पॉलिटिकल नीड्स क्या होती हैं? इंपीरियलिज्म. और इस पर्टिकुलर टाइम में टू कन्वर्ट जनपद्स इनटू महाजनपद्स में कन्वर्ट हो रहे थे और 16 महाजनपद्स बन चुके थे इस टाइम में. देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको थोड़ा एक मैप की फॉर्म में समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए हमने इंडिया का मैप बनाया. ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का एरिया है और यहाँ पर जो छोटे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये आर्यन के डिफरेंट ट्राइब्स हैं. ये माना जाता है कि आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से वो आए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आकर वो बस गए. छोटी छोटी ट्राइब्स के फॉर्म में थे वो, और ट्राइबल रूलर्स होते थे उनके, और उनके ट्राइबल वॉर्स हुआ करती थी. इनिशियली वॉर काउस के लिए होती थी और बाद में लैंड के लिए उनकी वॉर्स होने लगी. तो जब वॉर्स होंगी तो देखो स्टूडेंट्स, नेचुरली क्या होगा कि जो रूलर्स हैं उनका नंबर तो कम हो जाएगा, क्योंकि एक रूलर दूसरे को डिफीट करेगा, दूसरा तीसरे को डिफीट करेगा. तो नंबर ऑफ द रूलर्स तो कम होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उनका एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा, जो हमने सेकंड मैप में बनाया है. तो जब 16 महाजनपद बने और उन 16 में वॉर हुई और 16 के बाद 4 इंपॉर्टेंट बने और 4 के बाद एक मगध बनकर आ गया था. तो पॉलिटिकल नीड में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? इंपीरियलिज्म था. तो इंपीरियलिज्म में जनपद जो थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये जनपद महाजनपद में कन्वर्ट कैसे हुए हैं? वॉर से कन्वर्ट हो रहे थे. तो वॉर किसमें वॉर हो रही थी? और वॉर जो हो रही थी डिफरेंट रूलर्स के बीच में वॉर हो रही थी. तो वॉर करेंगे किससे? वो वॉर करेंगे स्टैंडिंग आर्मी से. और स्टैंडिंग आर्मी को कैसे मेंटेन करेंगे? स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करेंगे सैलरी से. तो स्टैंडिंग आर्मी नीड सैलरी, और सैलरी कहां से मिलेगी? सैलरी मिलेगी टैक्सेशन से. तो इकोनॉमिक नीड क्या थी किंग्स की? जो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को जब ने डिस्कस किया था कि जो रूलर्स थे उनकी पॉलिटिकल नीड क्या थी? इंपीरियलिज्म, अपने राज्य को बढ़ाना, दूसरे जनपद को हराना और उन जनपद के एरिया को अपने जनपद में मिलाकर उसको महाजनपद बनाना. तो ये उनकी पॉलिटिकल नीड्स थी. इकोनॉमिकल नीड्स में उनको टैक्सेशन चाहिए था. तो ये दो उनकी नीड्स थी. एक तो पॉलिटिकल नीड में उनका इंपीरियलिज्म और
इकोनॉमिकल नीड्स में उनको चाहिए था टैक्स, मनी, रिवेन्यू। प्लस मर्चेंट्स जो थे उनकी नीड क्या थी, उनकी भी इकोनॉमिकल नीड्स थी। उनकी इकोनॉमिकल नीड्स पूरी होती थी उनके ट्रेड से, और उसके साथ साथ उनको मर्चेंट्स को अपना सोसाइटी में वो अपना स्टेटस भी राइज करना चाहते थे। स्टेटस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ऊंचा स्टेटस होता था ब्राह्मण्स का, फॉलोड बाय क्षत्रिया, फॉलोड बाय वैश्य एंड फॉलोड बाय शूद्रा। तो अब ये जो टैक्स देंगे, किंग को टैक्स दिया जाएगा, तो हु विल पे द टैक्स? तो टैक्स जो होगा वो वैश्य, ट्रेडर्स पे करेंगे, जो मर्चेंट्स भी बोला जाता है। और वैश्य का दो काम होते थे, ट्रेडर्स और मर्चेंट थे वो, या वो फार्मिंग किया करते थे। तो इसमें ये पॉइंट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये जो मर्चेंट्स हैं वो टैक्स कहाँ से पे करेंगे? फ्रॉम वेयर द मर्चेंट्स पे टैक्स। तो मर्चेंट्स जब टैक्स पे करेंगे तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से टैक्स पे करेंगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स, ये दो काम वो लोग करते थे। तो सोसाइटी के अंदर मर्चेंट्स का क्या काम था? एग्रीकल्चर करना, और एग्रीकल्चर के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करना, और उससे जो उनकी जो इनकम होगी उस इनकम से वो टैक्स देंगे किंग को। तो इससे क्या होगा? इससे एमरजेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड टैक्सेशन राइज हो गया। मतलब क्या हुआ कि किंग जो हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे मर्चेंट्स को, और मर्चेंट्स उनको टैक्स देंगे। तो एक आदमी प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरा उसको टैक्स दे रहा है। तो इस तरह से इनकी साइकिल चल रही थी, और इमरजेंस ऑफ कंसेप्ट हुआ टैक्सेशन और प्रोटेक्शन का। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? किंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं मर्चेंट्स को, और मर्चेंट्स उन्हें टैक्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। तो रिजल्ट में क्या निकल कर आता है कि क्लोजनेस हो गई थी बिटवीन द किंग एंड द मर्चेंट। और सोसाइटी जो थी इस टाइम, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड थी। फर्स्ट वॉज द ब्राह्मण्स, जिनका काम होता था यज्ञ करना, टीचिंग, प्रीचिंग, धर्म की शिक्षा देना। क्षत्रियाज जॉब वॉज वॉर एंड दे वर फ्रॉम द रूलिंग क्लास, दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइब। तो क्षत्रियाज जॉब वॉज वॉर। एंड वैश्य जॉब था एग्रीकल्चर, ट्रेड करना और कॉमर्स करना। शूद्रा का जॉब होता था सर्व द रेस्ट ऑफ द 3। तो शूद्रा's जॉब वाज दैट, एंड दैट्स हाउ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस और 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहा कि जब क्लोजनेस हो गई क्षत्रियाज की और वैश्य की, क्लोज हो गई, एक ने एक को प्रोटेक्ट किया, दूसरे ने उसको टैक्स दिया, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया कि रूलर्स प्लस मर्चेंट्स जब इकट्ठे हो गए तो ब्राह्मण्स जो थे वो साइड लाइन हो गए, और शूद्रास तो ऑलरेडी साइडलाइन थे ही। शूद्रास का तो काम ही होता था तीनों की सेवा करना। तो अब जब हम लोगों ने देखा कि रूलर्स जो थे वो प्रोटेक्ट करते थे मर्चेंट्स को, हाईवे पे उनके साथ जो रॉबरी वगैरह होती थी उससे उनको प्रोटेक्शन मिलता था, और मर्चेंट्स उनको टैक्स देते थे। तो ये दोनों क्लास तो एक दूसरे के नज़दीक आ गई, क्लोज हो गई। कौन कौन? वैश्य और क्षत्रिया तो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। लेकिन इन दोनों के नज़दीक आने से जो ब्राह्मण्स थे वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो गए हैं। अब ब्राह्मण जब साइड लाइन हुए तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बोथ किंग रूलर्स एंड मर्चेंट ट्रेडर्स वांटेड देयर डोमिनेंस एंड हाई स्टेटस वांटेड बाय मर्चेंट इन द सोशल डिवीजन। तो अब इसमें क्या देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले सोसाइटी में किस में हाई पावर होती थी? ब्राह्मण्स की, उसके बाद क्षत्रिया, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो क्षत्रिया जो थे उनकी पावर भी बढ़ चुकी थी 6th सेंचुरी BC तक आते आते, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, और आयरन की डिस्कवरी से इनकी पावर बढ़ गई थी। मर्चेंट्स की भी पावर बढ़ी है और रूलर्स की पावर भी बढ़ी है, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स और वेपन्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, एंड दैट्स हाउ द जनपद्स वर कन्वर्टेड इनटू द महाजनपद। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। जब आयरन के प्लग्स बनने लगे तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब इसमें दोनों ही अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कर रहे थे। किंग्स भी, क्योंकि उनके पास पावर बढ़ चुकी थी, मर्चेंट्स वो बहुत वेल्दी क्लास बन चुके थे। तो दैट्स वाई दे वांटेड देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में डोमिनेंस चल रहा था ब्राह्मण्स का। अब क्षत्रिय को दिखाई दे रहा था कि वो पावरफुल हो चुके हैं, मर्चेंट्स को दिखाई दे रहा था कि वो भी बहुत वेल्दी हो चुके हैं, तो उनका डोमिनेंस क्यों नहीं हो रहा सोसाइटी में? वाई दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स कास्ट। तो अब इसके बाद, बिकॉज जैसे भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आयरन की डिस्कवरीज होने से रूलर्स की पावर भी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स आ गए थे जो लोहे के बने होते थे, और उससे जनपद्स ने दूसरे जनपद्स को डिफीट करना शुरू किया और महाजनपद्स बनने लगे, आयरन वेपन्स बन गए, और सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था। सरप्लस प्रोडक्शन हल की वजह से हुआ, प्लग्स की वजह से हुआ। ऋग्वेद में आता भी है कि इतने बड़े बड़े प्लग्स बन गए थे कि उनको पुल करने के लिए 24 ऑक्स बैल एक साथ यूज किए जाते थे, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सरप्लस प्रोडक्शन लीड्स टुवर्ड्स व्हाट? ग्रोथ ऑफ मार्केट। अब जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो जो फार्मिंग क्लास थी, जो वैश्य क्लास थी, वो बाकी लोगों के लिए भी अनाज उत्पन्न कर लेती थी। तो बाकी लोगों को अनाज उत्पन्न करने की, ग्रो करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन, अपना माइंडसेट और दूसरे जॉब्स और ऑक्यूपेशन में लगाना शुरू कर दिया।
इससे क्या हुआ, इससे मार्केट्स की ग्रोथ हुई, मार्केट से राइज ऑफ टाउन्स हुआ और टाउन से सिटीज बनती चली गई और इसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ता चला गया। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है तो इंक्रीज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स से हुआ क्या, इसने मर्चेंट क्लास को बहुत वेल्दी और पावरफुल बना दिया। जो मर्चेंट क्लास पहले थर्ड नंबर पर आ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण्स को भी रिप्लेस कर ले, क्योंकि मेड मर्चेंट्स वेल्दी और पावरफुल और वो अपना सोसाइटी में स्टेटस इंप्रूव करना चाहते थे। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, ब्राह्मण्स इस पर्टिकुलर टाइम में पीपल का एक्सप्लॉयटेशन करते थे एंड दैट वाज इन द नेम ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के नाम पे उन्होंने कॉस्टली रिचुअल स्टार्ट कर दिए जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। स्टार्टिंग में जो रिलीजन जो कल्चर, जो रिलीजियस सेक्रीफाइस सेरेमनी एक दिन में परफॉर्म हो सकता था, उसको कई कई हफ्तों में, वीक्स में परफॉर्म किया जाने लगा। देन इट स्टार्ट टेकिंग टाइम अप टू द मंथ्स एंड देन अप टू ईयर्स ऑल्सो। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गए थे, कॉस्टली हो गए थे। और सेरेमनीज और रिचुअल्स जो थे वो करवाते क्यों थे ब्राह्मण्स, इसलिए करवाते थे कि जिससे लोगों को सांसारिक सुख मिले और मोक्ष मिले। तो इन दो चीज़ों के लिए लोग उनके पास जाते थे एंड दैट्स व्हाई देयर वाज द डिमांड ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। लेकिन जब ब्राह्मण्स ने इस रिलीजन का कमर्शलाइजेशन कर दिया, अपनी पॉकेट्स भरने का उन्होंने काम शुरू कर दिया और कॉमन पीपल को इससे प्रॉब्लम होने लगी। तो व्हेन द पीपल बिकम फेड अप ऑफ दिस रिचुअल्स, और पीपल जो थे वो इन रिचुअल से परेशान हो चुके थे और स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स न्यू रिलीजन। अब उन्होंने देखा कि ब्राह्मणिज्म का जो रिलीजन है वहाँ पर सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उससे बचने के लिए उन्होंने दूसरे रिलीजन की तरफ देखना शुरू कर दिया। और दूसरा रिलीजन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ऐसा कोई था नहीं। तो अब इसमें क्या रहा कि न्यू रिलीजन जो था, एक तो ब्राह्मणिज्म था जिसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या था, इट वाज कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, सेक्रीफाइसेस होते थे और उसमें एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती थी, जानवरों को मारा जाता था। अब एनिमल्स की स्लॉटरिंग होगी सेक्रीफाइस के नाम पे, और एनिमल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वैश्य क्लास के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए भी और ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए भी। दूसरा, ब्राह्मणिज्म में वायलेंस हो रही थी और संस्कृत लैंग्वेज थी और ना ही इनके पास कोई फेमस पर्सनैलिटी थी इस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट होते हैं बुद्धिज़्म में जाकर, और वो जो नया रिलीजन बना वो बुद्धिज़्म बन गया। कैसे? क्योंकि यहाँ के जो नेगेटिव पॉइंट थे वो यहाँ पर जाकर पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे? ये जो ब्राह्मणिज्म में जो रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत कॉस्टली थे और टाइम कंज्यूमिंग थे। तो न्यू रिलीजन की में डिमांड की गई कि ऐसे कोई भी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग सेक्रीफाइसेस नहीं होने चाहिए, हमें ऐसा धर्म चाहिए जिसमें ये सारी सारी प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरा, उसमें एनिमल स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण्स में एनिमल स्लॉटरिंग होती थी, वो पर्टिकुलरली वैश्य क्लास को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनकी जो प्रोफेशन था, जॉब, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, उनका तो एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करता था। क्योंकि खेती बाड़ी करेंगे तो भी एग्रीकल्चर के लिए उनको एनिमल्स चाहिए। और अगर वो ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में एक जगह से दूसरी जगह तक अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे नीडेड उस टाइम बसेस, ट्रेन्स और इस तरह के आपके जो ये मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, वो तो होते नहीं थे। तो उस टाइम तो बैल थे, हाथी थे या घोड़े होते थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसा धर्म चाहिए जहाँ पर एनिमल स्लॉटरिंग ना हो, वायलेंस ना हो, बल्कि वहाँ पर नॉन वायलेंट हो, और पीपल की लैंग्वेज में वो धर्म हो जिसमें पाली, प्राकृत, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो। और उस टाइम यहाँ पर एक लॉर्ड बुद्धा जैसी फेमस पर्सनैलिटी भी आ चुकी थी। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से बुद्धिज़्म का राइज हो गया, और यही हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वो कौन से फैक्टर्स थे। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ द रूलर्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड ऑफ द मर्चेंट क्लास। जब पॉलिटिकल नीड्स और इकोनॉमिकल नीड्स रूलर्स की मिल गई पर मर्चेंट्स की इकोनॉमिक और स्टेटस नीड से, तो राइज ऑफ बुद्धिज्म हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमने डिफरेंट स्टेप्स पे जाकर इसको देखा है कि किस तरह से इनकी जो नीड्स मिली तो अल्टीमेटली उसमें राइज हुआ बुद्धिज्म का। तो इसको क्वेश्चन को अगर आपको कमेंट में आता है तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 2021 ऑनवर्ड्स उसके बाद 2020 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स आई विल अपलोड द वीडियोज फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।